कहानी शुरू होती है और हमें पता चलता है कि इजिप्ट के पिरामिड्स पे काफी सदियों से एक कर्स मौजूद होता है। और जो भी इंसान इन मकबरों को छेड़ा करता था उसका अंजाम अच्छा नहीं होता था और वो हमेशा से इस कर्ज का शिकार हो जाता था। इसीलिए बहुत से साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट इन पिरामिड से दूर ही रहा करते हैं। लेकिन बहुत से सालों के बाद आर्कियोलॉजिस्ट को नासा की मदद से एक ऐसी पिरामिड का पता चलता है जो जमीन के अंदर हजारों मीटर है। बेसिकली आर्कियोलॉजिस्ट उनको कहा जाता है जो पुरानी इमारतें खंडर पे रिसर्च किया करते हैं, लेकिन वो इस पिरामिड को जानने की ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन इजिप्ट में रहने वाले लोग इन पिरामिड्स पे रिसर्च होना नहीं देख सकते क्योंकि वो इस कर्ज पर बिलीव रखते हैं। वो यकीन रखते हैं कि अगर इन पिरामिड्स को छेड़ा गया या इनमें दाखिल हुआ गया तो एक खतरनाक किस्म का कर्ज आ सकता है। और इसी चीज को रोकने के लिए इजिप्ट में रहने वाले लोग प्रोटेस्ट करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट की टीम साइंस पर बिलीव रखती है और वो अपनी गवर्नमेंट से इस चीज की इजाजत ले लेती है। वो लोग पिरामिड के पास खुदाई शुरू कर देते हैं। बेसिकली इस आर्कियोलॉजिस्ट टीम में 5 मेंबर होते हैं और इस टीम को लीड करने वाले का नाम डॉक्टर माइल्स है। डॉक्टर माइल्स के अलावा उनकी बेटी नोरा भी इस टीम में होती है। जमीन के अलावा इनके पास सैटेलाइट सपोर्ट भी अवेलेबल होती है जो कि नासा प्रोवाइड कर रहा होता है और इनके पास एडवांस इक्विपमेंट्स भी मौजूद होते हैं। ये पूरी टीम बहुत एक्साइटेड होती है और जिस तरह से ये प्रोटेस्ट हो रहा होता है सिविल वॉर होने का खतरा महसूस किया जाता है। जब एक वर्कर खुदाई कर रहा होता है तो एकदम से उस पिरामिड के अंदर से एक गैस निकलती है जो कि जहरीली होती है। ये गैस वर्कर के मुंह पे और जिस्म पर आ जाती है जिसकी वजह से उस वर्कर की जान चली जाती है। लेकिन दूसरी तरफ इस वर्कर की मौत से प्रोटेस्टर और भी ज्यादा प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। लेकिन डॉक्टर माइल्स, नोरा और उनकी टीम क्योंकि साइंस पर बिलीव करती है और वो ऐसी मिथ्स पर बिलीव नहीं करते और डॉक्टर माइल्स इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो कहते हैं ये तो अभी शुरुआत है, ये प्रोटेस्टर्स किसी तरह भी इस काम को रुकवाना चाहते हैं। फिर फैसला ये होता है कि हम इस काम को बंद करेंगे और वापस जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉक्टर माइल्स की बेटी नोरा इस काम को नहीं छोड़ना चाहती और किस तरह बाकी टीम को कन्विंस कर लेती है, राजी कर लेती है कि हमें कम से कम पिरामिड के अंदर जाके देखना तो चाहिए कि ये बाकी पिरामिड से डिफरेंट कैसे, और इसकी टीम किसी तरह राजी हो जाती है। अब इस चीज को एक्सप्लोर करने के लिए ये एक रोबोटिक कार इस पिरामिड के अंदर भेजते हैं ताकि फाइंड आउट कर सकें कि ये कैसे अलग है। जब ये रोबोटिक कार पिरामिड के अंदर जा रही होती है तो हम देखते हैं कि वाकई ये पिरामिड दूसरे पिरामिड से काफी अलग है। ये रोबोटिक कार आगे बढ़ रही होती है कि एकदम से इस पे कोई चीज हमला कर देती है जिसकी वजह से इनकी कैमरा फीड खत्म हो जाती है। बेसिकली ये रोबोटिक कार नासा की तरफ से इनको दी गई थी जो कि बहुत एक्सपेंसिव। अब ये नहीं देख पाते कि अंदर क्या हुआ। बाहर ये सब इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि शायद कोई कुत्ता या कोई जानवर होगा जो किसी तरह इस पिरामिड के अंदर चला गया होगा और उसने हमारी रोबोटिक कार पर हमला कर दिया जिसकी वजह से हमारा कैमरा डिस्कनेक्ट हो चुका है। और मिलिट्री इन साइंटिस्ट पर पहरा दे रही होती है, यानी कि नजर बना के रखी होती है। लेकिन ये सब प्लान करते हैं कि मिलिट्री से छुपकर हम उस पिरामिड के अंदर दाखिल होंगे और अपनी रोबोटिक कार को वापस लेकर आएंगे। अंदर जाने से पहले ये एक बारीक वायर को एक स्टिक के साथ बांध देते हैं और अपने साथ इस वायर को लेके जाते हैं। अंदर बढ़कर ये थोड़ा आगे ही जाते हैं तो इन्हें एक जैसे 3 रास्ते नजर आते हैं और एक रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा होता है। इस ऊपर जाने वाले रास्ते पर पुराने जमाने के इजिप्शियन हथियार भी पड़े होते थे। और यही बातचीत के दरमियान नोरा को ये पता चलता है कि उसके फादर यानी कि डॉक्टर माइल्स, उनकी वायर टूट चुकी है। बेसिकली वो वायर सिर्फ डॉक्टर माइल्स ने ही अपने साथ अटैच की होती है क्योंकि ये बहुत परेशानी की बात है क्योंकि वो जिस रास्ते से आए थे उसी तरह के 3 रास्ते और भी वहाँ मौजूद होते हैं और अगर ये वायर कट चुकी है तो वापस जाने के लिए उनके लिए बहुत बड़ा मसला होने वाला है। खैर ये इन तीनों रास्तों की तरफ आते हैं और इन तीनों रास्तों पे डिफरेंट किस्म के सिंबल्स बने होते हैं क्योंकि उनकी वायर भी टूट चुकी है तो अब इनके पास कोई क्ल्यू नहीं है कि हमें किस रास्ते पर वापस जाना है। ये सब चांस लेकर एक रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं लेकिन इन्हें कोई रोशनी नजर नहीं है। तो ये काफी देर उसी रास्ते पर चलते रहते हैं और चलते चलते ये एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जो एक बड़ा सा हॉल था और वहाँ पर इन्हें अपनी टूटी हुई रोबोटिक कार भी नजर आती है और उसी वक्त उस हॉल की छत से पत्थर गिरने लग जाते हैं जिसकी वजह से जमीन टूट जाती है और ये सब लोग भी नीचे की तरफ गिरने लग जाते हैं। और इन्हीं का एक टीम मेंबर ऊपर चढ़ रहा होता है कि सामने से एक जानवर आता है और इसको अपना पंजा मारकर जख्मी कर देता है। इनका एक साथी भी जख्मी हो जाता है। डॉक्टर माइल्स, नोरा और इनकी टीम अपने साथी को निकालने की कोशिश तो करते हैं लेकिन नाकामयाब रहते हैं। यहीं पर इन्हें एक पत्थरों से बना हुआ दरवाजा भी नजर आता है। क्योंकि ये आर्कियोलॉजिस्ट टीम है तो ये इन सिंबल्स को पढ़ सकती है। जब वो इन सिंबल्स को पढ़ते हैं तो उस पर लिखा होता है डेंजर और सब
मायूस होते हैं कि शायद हम बुरी तरह से इस खंडर में फंस चुके हैं। सब लोग बहुत डरे हुए होते हैं और ये सब यहाँ से निकलना भी चाहते थे। बिल आखिर ये लोग दरवाजा खोल लेते हैं और ये आगे की तरफ बढ़ते हैं। इन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। उसी वक्त ये टीम अपने उस जख्मी साथी की चीख सुनते हैं। उसको देखने के लिए जब ये वापस आते हैं तो उनका वही जख्मी साथी जिसका नाम माइकल है वो वहाँ से गायब होता है और उसको कोई चीज घसीट कर ले गई थी जिसके खून के निशान जमीन पर नजर आ रहे हैं। इस खैर निकलने की कोशिश में इन्हें एक छोटी सी टनल नजर आती है जहाँ से ये लोग निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये अभी जा ही रहे होते हैं तो इन पर एक जानवर अटैक कर देते हैं। काफी मुश्किल के बाद उस छोटी टनल से ये सब लोग निकल आते हैं। कहानी का प्लॉट ट्विस्ट हमें तब पता चलता है कि ये सब वाकयात हो क्यों रहे होते हैं इस पिरामिड के अंदर। इस पिरामिड के अंदर एनोबिस रहता है। बेसिकली ग्रीक मिथोलॉजी में एनोबिस एक गॉड होता है जिसको किसी वजह से निकाल दिया जाता है हेवन के अंदर। एनोबिस भी एक गॉड था जिसको सजा के तौर पर हेवन से निकाल दिया गया था और अब ये पिरामिड एनोबिस की जेल है और इस जेल में जो भी आता है एनोबिस उसको मार दिया करता है। लेकिन मारने के पीछे भी एक वजह है। एनोबिस इस जेल से यानी कि इस पिरामिड से इसीलिए निकल पाएगा, तब ही निकल पाएगा जब वो एक ऐसे इंसान को ढूंढ लेगा जिसका दिल और उसकी सोल यानी कि उसकी रूह दोनों बैलेंस में हो। और इसीलिए वो हर इंसान को मारकर एक तराजू में रखता था। तराजू की एक साइड पर दिल और दूसरी साइड पर उसकी रूह, वो इसको बैलेंस करता था। आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर माइल्स और उनकी टीम के तमाम मेंबर्स इसी पिरामिड में मरने लग जाते हैं। एनोबिस डॉक्टर माइल्स को भी मार देता है और एंड पर हम देखते हैं डॉक्टर माइल्स की बेटी नोरा जो रोशनी के बहुत करीब होती है तो उसे एक लड़का वहाँ दिखाई देता है, एक कम उम्र का लड़का। नोरा बहुत थक चुकी होती है, वो बहुत मुश्किल से आगे बढ़ रही होती है। शायद वो लड़का उसकी मदद कर रहा है बाहर निकलने में, लेकिन उसी वक्त एनोबिस आके नोरा और उस लड़के को भी मार देता है और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।